वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आपको पता है वी आर डिस्कसिंग गैस लॉज। कल के चैप्टर में आपको थोड़ा सा मैंने बेटा एवोगाड्रोस लॉ के बारे में बोला। आज हम एवोगाड्रोस लॉ को बेटा खत्म करेंगे, ठीक है। चलो मैं फिर से आज एवोगाड्रोस लॉ स्टार्ट करता हूं। नाउ वी हैव एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है बेटा, एवोगाड्रोस लॉ। प्यारे बच्चों, आपको मैंने कल भी कहा जब भी आपको एवोगाड्रोस लॉ पढ़ना है क्या करना है, आपको टेम्परेचर और प्रेशर को रखना पड़ता है कांस्टेंट। सो व्हेनेवर वी डिफाइन एवोगाड्रोस लॉ, temperature and pressure must be constant. Is that clear? हाँ, पहले मैं यहां एवोगाड्रोस लॉ का स्टेटमेंट लिखता हूं, उसके बाद मैं इसको बेटा एक्सप्लेन करूंगा। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, अंडर शाबाश अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ, ठीक है बेटा, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट मीन्स दैट यू हैव टू कीप टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। देन शाबाश, देन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, then equal volumes of all gases possess equal number of molecules और equal number of moles। ठीक है बेटा, ये हमारा है एवोगाड्रोस लॉ का स्टेटमेंट। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता। अरे सिंपल सा लॉ है बेटा, सिंपल सा लॉ है, लॉजिक है, कॉमन सेंस है बेटा। देखो प्यारे बच्चों, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, देन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, देन इक्वल, समझना बात को, देन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस पॉजेस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर इसका मतलब क्या है? अरे देखो, मैं मतलब समझाऊंगा बेटा। चले बेटा, मैं इसका मतलब समझाऊंगा। मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो, शाबाश, चलिए बेटा, मान लो मैंने यहां पे लिया बेटा एक कंटेनर। इस कंटेनर में मैंने लिया बेटा ऑक्सीजन गैस। दूसरा कंटेनर मैंने लिया बेटा, इसमें मैंने लिया नाइट्रोजन गैस। अच्छी तरह से याद रखना बेटा, अरे कुछ नहीं, ये आसान है। तीसरा कंटेनर मैंने लिया, इसमें मैंने लिया ओजोन गैस। मगर याद रखना बेटा, जो इस कंटेनर का टेम्परेचर और प्रेशर है वही इस कंटेनर का टेम्परेचर और प्रेशर है, वही इस कंटेनर का टेम्परेचर और प्रेशर है। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर सबके लिए कांस्टेंट है, मतलब एक ही है। जो टेम्परेचर और प्रेशर इसके लिए है वही टेम्परेचर और प्रेशर इसके लिए है बेटा, वही टेम्परेचर और प्रेशर इसके लिए है। मतलब एवरी कंटेनर हैज सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इज दैट क्लियर? शाबाश बेटा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर मेरे पास, अगर मैंने इसमें O2 50 ml लिया, इसमें भी मैंने O2 बेटा 50 ml लिया, इसमें भी, सॉरी, इसमें N2 मैंने 50 ml लिया, इसमें O3 मैंने लिया बेटा 50 ml। मतलब आई हैव टेकन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात समझ आती है ना बेटा? इक्वल वॉल्यूम, O2 का कितना लिया? 50 ml,
N2 का कितना लिया 50 ml, O3 का कितना लिया 50 ml। क्या वॉल्यूम सेम लिया? यस। क्या टेम्परेचर और प्रेशर सबके लिए कांस्टेंट है? हां। तो एवोगाड्रोस लॉ कहता है जो 50 ml ऑफ O2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 50 ml ऑफ N2 में, वही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे बेटा 50 ml ऑफ O3 में। मान लो 50 ml ऑफ O2 में X मॉलिक्यूल्स है, 50 ml ऑफ N2 में भी होंगे X मॉलिक्यूल्स, 50 ml ऑफ O3 में भी होंगे बेटा X मॉलिक्यूल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस। तो ये है आपका बेटा एवोगाड्रोस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ when temperature and pressure is constant, equal volumes of all gases possess equal number of molecules, possess same number of molecules। 50 ml of O2 में अगर X molecules of O2 present है, then 50 ml of N2 में भी होंगे बेटा X molecules present, then 50 ml of O3 में भी होंगे कितने X molecules present, but condition is that your temperature and pressure must be constant। एक और एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं बेटा, एक और एग्जांपल, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं, इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूं बेटा, अच्छी तरह से समझना। मान लो अगर मैंने लिया अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वी कैन कॉल इट एज STP आल्सो। अगर मैंने लिखा 50 ml ऑफ O2 में मान लो 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ अगर मैंने 50 ml ऑफ N2 लिया, इसमें भी होंगे बेटा 10 मॉलिक्यूल्स। अगर मैंने 50 ml ऑफ H2 लिया बेटा, इसमें भी होंगे 10 मॉलिक्यूल्स। अगर मैंने 50 ml ऑफ NH3 लिया बेटा, इसमें भी होंगे 10 मॉलिक्यूल्स। आपको बात समझ आती है ना बेटा? अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर प्यारे बच्चों आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, अगर आपने कोई भी गैस लिया, अगर सबका इक्वल वॉल्यूम आपने लिया, अगर आपने वॉल्यूम सेम लिया तो सब में होगा सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस बेटा, इसको मैं रिवर्सिबली ऐसे भी मैं बोल सकता हूं बेटा। बोलो बेटा, आप इसको रिवर्स में बोल सकते हो बेटा, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं क्यों ना? इतने मिनट गोबरा अगर इस निमो अंडर STP कंडीशन, अगर इस निमो इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस, अगर इस निमो इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस, हाँ वेरी गुड, यस they will possess equal volumes, they will possess same volume। मतलब अगर मेरे पास इस रूम में 10 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस है, उस वाले रूम में 10 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, वहां और यहां टेम्परेचर और प्रेशर को मैंने रखा कांस्टेंट, मतलब जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा वही 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन का वॉल्यूम होगा, प्रोवाइडेड योर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है बेटा? चलो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा? आल्सो वी कैन राइट, शाबाश, आल्सो वी कैन राइट, अरे ध्यान रखना आसान सा लॉ है बेटा, आल्सो वी कैन राइट। देखो बेटा, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर मैंने लिया X मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस, मान लो X मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस का वॉल्यूम है 10 लीटर, ठीक है, और मैंने लिया X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस, और मैंने लिया
x molecules of O3 गैस। बोलो बेटा x molecules of O2 गैस का वॉल्यूम है 10 लीटर अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अरे बोलो बेटा x molecules of H2 का वॉल्यूम कितना होगा? 10 लीटर होगा। x molecules of O3 का भी वॉल्यूम कितना होगा? 10 लीटर होगा। अरे मसला क्या है बेटा, तो आसान है। तो हमने कहा अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volumes of all gases possess equal number of molecules, or we can say that equal molecules of all gases possess equal volume। ठीक है बेटा, मगर कब? अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। अब देखिए बेटा असली एवोगाड्रोस लॉ की रिलेशन क्या है, ध्यान से सुनना। बोलो बेटा अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, ध्यान से सुनना बेटा। बोलो बेटा अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, अगर मेरे पास एसटीपी कंडीशन है, मतलब अगर मेरा टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, बोलो अगर मैंने कहा 50 ml ऑफ O2, मान लो 50 ml ऑफ O2 का वॉल्यूम है x लीटर। फॉर एग्जाम्पल मान लो 50 ml ऑफ O2 का वॉल्यूम कितना है? x लीटर। बोलो 50 ml ऑफ N2 का वॉल्यूम भी कितना होगा? x लीटर। बोलो 50 ml ऑफ H2 का वॉल्यूम भी कितना होगा? अरे x लीटर होगा। बोलो 50 ml ऑफ ओजोन का वॉल्यूम कितना होगा? x लीटर होगा। बोलो 50 ml ऑफ CO2 का वॉल्यूम कितना होगा? x लीटर होगा। अरे एवोगाड्रोस लॉ तो यही है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस व्हाटएवर बी द गैस, व्हाटएवर बी द नेचर ऑफ द गैस, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस possess what? इक्वल सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मगर यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं, मान लो मैंने लिया 50 ml ऑफ O2, 50 ml ऑफ O2 का वॉल्यूम कितना है? x लीटर। मुझे बताओ अगर मैंने यहां पे लिया 100 ml ऑफ N2, ध्यान से सुनना, 100 ml ऑफ N2, आपको पता है अगर मैंने 50 ml ऑफ N2 लिया होता, यहां पर ये ले गया आप ml में, सॉरी मैं फिर से बता दूं, 50 ml ऑफ O2 में x मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। 50 ml ऑफ O2 में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? x। बोलो बेटा अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ 50 ml ऑफ N2 में भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? x मॉलिक्यूल्स। मगर मैंने क्या लिया? मैंने लिया 100 ml ऑफ N2। बोलो 100 ml ऑफ N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? आप बोल सकते हो बेटा यस 100 ml ऑफ N2 में 2x मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सही बात है ना, सही बात है ना बेटा, क्लियर, शाबाश। मुझे बताओ अगर मैंने लिया 200 ml ऑफ O3 गैस, बोलो बेटा 200 ml ऑफ O3 गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? बोलो बेटा, बोलो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ 50 ml ऑफ O3 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? x। बोलो 200 ml ऑफ O3 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा? अरे इसका क्या करना है? 4 टाइम्स x। आपको बात समझ आई बेटा? तो इसका मतलब यह है बेटा अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ अंडर एसटीपी कंडीशन, अगर 50 ml ऑफ O2 में x मॉलिक्यूल्स है तो 50 ml ऑफ N2 में भी होंगे x मॉलिक्यूल्स। मगर मेरे पास 50 ml ऑफ N2 नहीं है, मेरे पास 100 ml ऑफ N2 है, तो 100 ml ऑफ N2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2x मॉलिक्यूल्स। इसका डबल होगा ना बेटा, है ना? तो मुझे बताओ, बोलो बेटा 50 ml ऑफ ओजोन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? x। मगर ये तो 50 ml नहीं है ना बेटा, ये तो 200 ml है, ये तो इससे 4 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब ये है 200 ml ऑफ ओजोन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे प्रेजेंट? 4x। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी बेटा, इस एग्जाम्पल से एक बात क्लियर है, इस एग्जाम्पल से एक बात क्लियर है बेटा, जितना वॉल्यूम ज्यादा, ये क्लियर है, जितना वॉल्यूम ज्यादा, हाँ शाबाश 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 शाबाश, यस, इस एग्जाम्पल से तो क्लियर है बेटा, जितना वॉल्यूम ज्यादा
उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा। अरे कॉमन सेंस है बेटा, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ज्यादा, मगर अंडर एसटीपी कंडीशन बेटा उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा, है ना। तो हमने कहा अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, ना वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ना वॉल्यूम प्रेशर पे डिपेंड करेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा बेटा? अब वॉल्यूम डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो इस वक्त हम कहेंगे बेटा जितने गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा, जितने गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा, जितने गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा, जितने गैस के मॉलिक्यूल्स कम उतना वॉल्यूम कम। बोलो बेटा वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है बेटा। यही आपका एवोगाड्रोस लॉ है। सो वी कैन से दैट, ध्यान से सुनना। सो वी कैन से दैट according to Avogadro's law, so we can say that according to Shabash, we can say that according to Avogadro's law, we can say that volume of a gas is directly proportional to number of molecules, मगर जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है बेटा? कांस्टेंट है। अरे बेटा मुझे बताओ, पिछले क्लास में हमने पढ़ा वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हमने पढ़ा वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन प्रेशर, मगर प्यारे बच्चों इस वक्त टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, इस वक्त प्रेशर भी कांस्टेंट है। अरे मुझे बताओ वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। कॉमन सेंस है ना बेटा। इस वक्त तो जिस कमरे में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा उसमें वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा होगा, प्रोवाइडेड अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर सब में कांस्टेंट है। क्लियर बेटा? आपको पता है जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा उतने मोल्स ज्यादा। नंबर ऑफ मोल्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में डायरेक्ट रिलेशन, इस बात को याद रखना। आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, पढ़ा है ना। एवोगाड्रोस नंबर तो कांस्टेंट है, इसका मतलब यह है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स में डायरेक्ट रिलेशन है। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा, और वी कैन राइट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है बेटा? कांस्टेंट है। यह है आपका एवोगाड्रोस लॉ। अरे समझ आए ना बात? क्या मसला है बेटा? कुछ मसला नहीं। अरे रिवाइज करो, रिवाइज पढ़ो, अच्छी तरह से कॉपी को मेंटेन करना बेटा। अरे मसला नहीं कोई बेटा, मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छी तरह से कॉपी को मेंटेन करना है। हर कोई क्वेश्चन आप करोगे बेटा। स्टेट्स ऑफ मैटर में जो गैस लॉज आपने पढ़े, जब भी एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है गैस लॉ से कर्व आता है, ग्राफ आता है। अगर न्यूमेरिकल आती है बेटा वो आइडियल गैस इक्वेशन से आती है, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो क्या याद रखा आपने एवोगाड्रोस लॉ? अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। जितने मॉलिक्यूल्स ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा, जितने मोल्स ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा। ठीक है बेटा? चलो इसको मैं अब ऐसे लिखूंगा। अरे आसान है, ये तो लॉजिक है। अरे ये तो लॉजिक है बेटा, लॉजिक है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर को आपने रखा कांस्टेंट, हमें पता है वॉल्यूम टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, वॉल्यूम डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा, जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा। यही आपका एवोगाड्रोस लॉ है। क्लियर? चलो बेटा अब इसके बाद थोड़ा इसको मैं अब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा। सिर्फ हमारा एवोगाड्रोस लॉ क्या है
वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइडेड अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब अगर कौन सी कंडीशन है बेटा, एसटीपी कंडीशन। क्लियर बेटा? यहां पे मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दूंगा, P V इज इक्वल टू K इंटू N। दिस इज आवर बेसिक इक्वेशन। ये हमारी क्या है बेटा? बेसिक इक्वेशन। दिस इज आवर बेसिक इक्वेशन। आपको मैंने पढ़ाया है, जब भी आपको कोई ग्राफ प्लॉट करना है, बेसिक इक्वेशन को आपको याद रखना है। तो ये हमारी क्या है? बेसिक इक्वेशन। अब यहां पर K क्या है? याद रखना, K हमारा है एवोगाड्रोस कांस्टेंट। K हमारा है एवोगाड्रोस कांस्टेंट। सर ये K किसके बराबर होता है? K किस पे डिपेंड करता है? ये हम आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ेंगे बेटा। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मुझे बताओ PV किसके बराबर होता है? nRT। बोलो बेटा, अगर प्रेशर भी कांस्टेंट है, अगर R तो कांस्टेंट है ही, अगर आपने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा, बोलो बेटा वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अरे यही तो एवोगाड्रोस लॉ है ना। बोलो किस किस के बीच रिलेशन आपको चाहिए? वॉल्यूम और N। तो यहां पर मैं रखूंगा V इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई P। V आपका मान लो Y है, N आपका मान लो X है, तो RT बाई P आपका कांस्टेंट है ना। तो ये जो K है ना, K बेटा, K किसके बराबर होगा? K विल बी इक्वल टू RT बाई P। ये आपका कांस्टेंट है। तो K डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। K डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। इस बात को याद रखना, ठीक है? चलो आगे इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। चलो बेटा, अब एक और इक्वेशन में बना दूं। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, आई हैव अ कंटेनर। मान लो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस N1 है ना, और when we have N1 number of moles, so can we say that volume will be V1? सही बात है ना? तो ये मैं बात कर रहा हूं बेटा इनिशियली, ये मैं बात कर रहा हूं बेटा इनिशियली। आपको पता है, अगर मैंने दोनों में से किसी को चेंज किया, अगर मैंने दोनों में से किसी पैरामीटर को चेंज किया, दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स को चेंज किया, वॉल्यूम विल आल्सो चेंज। अगर मैंने वॉल्यूम को चेंज किया, नंबर ऑफ मोल्स विल आल्सो चेंज, है ना। मान लो मैंने बेटा नंबर ऑफ मोल्स को चेंज किया फ्रॉम N1 टू N2, सही बात है ना। तो वॉल्यूम विल चेंज फ्रॉम V1 टू V2। ये मैंने बात की बेटा फाइनली। तो इनिशियली हमारा इसमें नंबर ऑफ मोल्स था N1 और वॉल्यूम था V1। फाइनली जब मैंने नंबर ऑफ मोल्स को चेंज किया, हमारा नंबर ऑफ मोल्स अब N2 है, तो वॉल्यूम तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा ना बेटा, वॉल्यूम विल बी V2। तो कैन वी राइट ध्यान से सुनना, कैन वी राइट, क्या मैं एवोगाड्रोस लॉ को इनिशियली और फाइनली लिख सकता हूं बेटा? क्या मैं लिख सकता हूं? क्या मैं एवोगाड्रोस लॉ को इनिशियली ऐसे लिख सकता हूं बेटा? V के बदले में लिखूंगा V1 दैट इज इक्वल टू K शाबाश N1। K तो रखना है सच। अरे ये तो कांस्टेंट है ना बेटा, और K किसके बराबर है? RT बाई P। K डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे। टेम्परेचर भी कांस्टेंट, P भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, K तो कांस्टेंट है, इसको तो कुछ नहीं करना है ना। चलो बेटा, बोलो बेटा, दिस इज व्हाट इनिशियली, दिस इज व्हाट इनिशियली। बोलो बेटा फाइनली मैं क्या लिखूं? वेरी नाइस, V2 इज इक्वल टू K N2। यहां पर मैं इसको लिखूं बेटा फाइनली। अगर मैं इसको और इसको डिवाइड करूं, K और K विल गेट कैंसल्ड, तो आपको मिलेगा V1 बाई V2 दैट इज इक्वल टू N1 बाई N2। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसको हम अप्लाई करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना बेटा। ये है एवोगाड्रोस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसको हम अप्लाई करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स में। सो वी कैन से दैट V1 by V2 is equal to N1 by N2. V1 is the initial volume, V2 is the final volume, N1 is the initial number of moles, N2 is the final number of moles. क्लियर हो ना बेटा? अरे मसला क्या है? According to Avogadro's law, अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है,
तो वॉल्यूम ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, ना तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा बेटा। उस वक्त वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड करेगा बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। जितने गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बदले मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स। आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स में डायरेक्ट रिलेशन है। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा उतने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा। Can we say that volume of a gas is directly proportional to number of molecules, or we can say that volume of a gas is directly proportional to number of moles, provided अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। फिर मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पे लगाया, फिर मैंने लिखा इनिशियली, उसके बाद लिखा फाइनली, उसके बाद इस इक्वेशन को मैंने डिराइव किया। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हो सबको? सबको क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़े हम, चलो। अब मैं इस एवोगाड्रोस लॉ को लिखूंगा बेटा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। राइट डाउन। अब मैं इस एवोगाड्रोस लॉ को लिखूंगा बेटा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इन टर्म्स ऑफ, ध्यान से सुनना, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अच्छी तरह से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बेटा निकलने वाला है। अरे याद रखो बेटा, बोलो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है बेटा? कांस्टेंट है। कैन वी राइट V इज इक्वल टू K इन tan? अभी मैंने कहा K किसके बराबर होता है? ये कांस्टेंट है। K होता है RT बाई P के बराबर। R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, P भी कांस्टेंट। अरे बात तो समझ आती है आपको बेटा? है तरह तरह फिक्री। अरे आकिब सोमा गुबरा तरांचा फिक्र आकिब। चलो बेटा अच्छी तरह से कॉपी को मेंटेन करना, अच्छी तरह से कॉपी प्लीज एंड प्लीज। बेटा आई मिस यू टू मच, आई मिस योर ऑफलाइन क्लासेस, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट सो दैट यू कैन फील यू आर इन द ऑफलाइन क्लास। प्लीज एंड प्लीज अच्छी तरह से ध्यान रखो बेटा, कॉपी को अच्छी तरह से मेंटेन करना। बोलो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इज इक्वल टू K? ये नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है। अरे आपको मैंने पढ़ाया है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? गिवन मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। तो क्या मैं यहां पे लिखूं बेटा W बाई M? M इज व्हाट? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। W इज व्हाट? गिवन मास ऑफ द गैस। अरे पढ़ा है ना मोल कंसेप्ट में। क्या मैं इसको यहां लाऊं बेटा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू K इंटू W बाई V, मास बाई वॉल्यूम। आपको पता है मास बाई वॉल्यूम किसके बराबर होता है बेटा? डेंसिटी के बराबर। कैन वी राइट मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू K इंटू डेंसिटी। यहां एक पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। अंडर एसटीपी कंडीशन अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, molecular mass of a gas is directly proportional to density, या डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मतलब जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी ज्यादा, मगर अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है बेटा? तो यहां पर मैं लिखूं, लास्ट में मैं लिखूं बेटा, शाबाश, मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखूं बेटा। सो क्या मैं लिखूं? अंडर, शाबाश, अंडर एसटीपी कंडीशन, मतलब अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, शाबाश, क्या मैं लिखूं? डेंसिटी ऑफ ए गैस, जो डेंसिटी ऑफ ए गैस है is directly proportional to what? शाबाश, is directly proportional to molecular mass of the gas। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ठीक है बेटा? अंडर एसटीपी कंडीशन डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। मतलब अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास होगा ज्यादा उसी की डेंसिटी होगी ज्यादा। मगर ये बात सच कब है? जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। अगर मैं यहां एक क्वेश्चन लिखूं बेटा, क्वेश्चन में लिखूं अंडर एसटीपी कंडीशन विच ऑफ द
विच ऑफ द फॉलोइंग। वॉल्यूम ना तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा। अब मुझे बता वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा बेटा? अरे वॉल्यूम तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा ना। तो इस वक्त जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा उतना वॉल्यूम ज्यादा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स एक ही बात है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर? चलो बेटा, नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट डाउन ग्राफिकल representation of Avogadro's law। चलिए बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? Avogadro's law। बेटा आपको मैंने पीछे समझाया है, गोट शून्य याद था उनके, मैंने को गोट शून्य याद था उनके। आपको मैंने पीछे समझाया है, जब भी आपको कोई ग्राफ बनाना है, प्लॉट करना है, आपको बेसिक इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा। एवोगाड्रोस लॉ में हमारी बेसिक इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू KN, ये हमारी है बेसिक इक्वेशन, है ना? ठीक है ना बेटा? तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे बेटा। हम बहुत सारे ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं। आपको मैंने एक लेक्चर में सिखाया, अरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने एक लेक्चर में सिखाया हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से आया होगा। तो पहला ग्राफ मैं यहां पे प्लॉट करूं बेटा, पहला ग्राफ मैं यहां पे प्लॉट करूं V वर्सेस N, V वर्सेस N। देखो बेटा, चलिए अपनी बेसिक इक्वेशन की तरफ। बोलो बेटा, V किस एक्सिस पे है? Y पे। N किस पे है? X पे। यहां बेटा देखिए बेटा, दिस इज योर इक्वेशन। ये आपका है Y इज इक्वल टू N आपका X, तो K क्या होता है? अरे M होता है ना। तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा? V जोड़ MX। M स्लोप होता है बेटा, स्लोप तो पॉजिटिव स्लोप है। तो आपको मैंने सिखाया है ना बेटा, when your equation is V is equal to MX, graph is a straight line passing through the origin। अरे क्या करते हो बेटा, समझाया है ना? When you have equation Y is equal to MX, तो graph is a straight line passing through the origin। अरे स्लोप तो आपका पॉजिटिव स्लोप है बेटा, तो ग्राफ ये ओरिजिन है बेटा, ग्राफ विल बी लाइक दिस। और इस ग्राफ पे आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है बेटा? कांस्टेंट है। ग्राफ तो ऐसा होगा। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा बेटे, अरे वो स्लोप किसके बराबर है? K के बराबर। अरे M तो स्लोप होता है ना, ये स्लोप है ना, ये वाला है, आपको बार बार समझा है। और अभी मैंने कहा K किसके बराबर है? RT/P के बराबर। और आपको यह भी पता है स्लोप tan थीटा के बराबर होता है बेटा। अगर स्लोप K के बराबर है तो tan थीटा इज इक्वल टू K। क्लियर? क्या आपको बात समझ आई बेटा? ठीक से घबरा? ये तो एक ग्राफ है, क्या मसला है? मसला है कोई बेटा? दूसरा ग्राफ। नाउ इसके बाद जो बेटा जो भी ग्राफ इसमें आएंगे बेटा, अगले लेक्चर में हम आज तक जो भी गैस लॉ, 4 गैस लॉस हमने पढ़े, इन गैस लॉस को रिवाइज करना। नाउ वी विल डिस्कस। अगले लेक्चर में हम इसके कुछ ग्राफ्स बनाएंगे। ट्राई करना, खुद भी ट्राई करना बेटा, ठीक है? आपको आएगा, मुझे पता है आपको आएगा बेटा, ठीक है? खुद भी ट्राई करना इनके ग्राफ्स, जो भी पॉसिबल ग्राफ है। अरे आपको मैंने बेसिक क्लियर किया है, ग्राफ का बेसिक आपको मैंने क्लियर किया है। अब आप खुद ब खुद बना सकते हो। तो मुझे बताओ बेटा, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, और आइडियल गैस इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में हैं। आई होप इन लॉस को आप रिवाइज करोगे बेटा अगले लेक्चर तक। तब तक के लिए खुदा हाफिज।